उसको प्रॉपर्ली फिट, क्योंकि वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड से होता है, यानी जितनी मैंने उंगली भी नहीं मोड़ी इतनी देर के लिए जस्ट एब्सेंट हो जाते हैं, और वो उसको हम अपनी ज़बान में न्यूरोलॉजी की टर्म में एब्सेंस सीजर्स कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसी अलामात की सूरत में बच्चे जो हैं वो बाद औक़ात यानी तालीमी एक तरह से पसमानदगी के भी शिकार हो जाते हैं। टीचर्स, घर, हर तरफ से कभी तवज्जो नहीं देते। वो तवज्जो का मामला नहीं है, वो उसकी एक ऐसी अलामत होती है जिसके नतीजे में दिमाग के अंदर एक इर्ताश होता है और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। और इस तरह की और भी अलामत होती हैं। सिर्फ मिर्गी बुनियादी तौर पे हाथ पाँव का अकड़ना या जिस्म में झटके खाना या आँखों को ऊपर हो जाना या दांतों के नीचे ज़बान आ जाना या मुंह से झाग निकल आना या पेशाब का ख़ता हो जाना, सिर्फ ये अलामत नहीं, बहुत सारी अलामत होती हैं जिसके अंदर इंसान गुमसुम हो जाता है। उसके बिहेवियरल रवैये में बाज़ औक़ात अचानक से एक बहुत शदीद तब्दीली आती है, कई लोग उसको नफ्सियाती डिक्लेयर कर। तो कहने का मकसद ये है कि मिर्गी बुनियादी तौर पे प्योर क्लिनिकल यानी मरीज़ की अलामात की बुनियाद पर होने वाला तशख़ीस है। टेस्ट जो होते हैं ना वो बुनियादी तौर पर मदद देते हैं कि आया मिर्गी किस किस्म की है या कहाँ है, किस तरह है, लेकिन वो क्लियर कट सिर्फ टेस्टों की बुनियाद पे नहीं होता। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है? नहीं, या हर बंदे के लिए वेरी करता है? देखें, बिल्कुल टेस्ट तो है। देखें, जिस तरह दिल की पट्टी होती है जिसको ईसीजी कहते हैं इलेक्ट्रो का, इसी तरह दिमाग की पट्टी होती है जिसको ईईजी कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। बुनियादी तौर पे वो दिमाग की रीडिंग कर। अब देखें होता क्या है, जब दिमाग की रीडिंग हो रही है, लेट्स से उस वक्त इर्ताश नहीं है, बिल्कुल, तो रिपोर्ट तो नॉर्मल आएगी और वो तो फिट्स तो उसको पढ़ रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि हर मरीज़ की ईजी अब नॉर्मल ही आए हर वक्त, और उसकी भी बहुत सारी यानी दिमाग की पट्टी की जो यानी कि रिकॉर्डिंग करने के बहुत सारे यानी पैरामीटर्स हैं। कुछ फौरी तौर पे करते हैं, कुछ 24 आवर अपार्ट करते हैं, कुछ वीडियो मॉनिटरिंग करते हैं ताकि चीज़ें पिक की जा सकती। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी ये चांसेस होते हैं कि वो चीज़ ईजी होते वक्त में पिक ना हो सके, क्योंकि उस वक्त अगर नहीं किया तो यानी वो तो पेशेंट नहीं, फिर तो ये कहीं मतलब नहीं है कि अगर ईजी नॉर्मल आ जाए तो मिर्गी नहीं है, और ये कहीं मतलब नहीं है कि ईजी अब नॉर्मल आ जाए तो लाजमी। यानी कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी दिमाग की वेव्स भी होती हैं ना उसमें एबनॉर्मलिटी, तो उसके अंदर सिर्फ जो ख़ास किस्म की जो शार्प एंड स्पाइक्स हम अपनी ज़बान में कहते हैं उसके अंदर अमूमन वो मिर्गी की अलामत होती है। तो इसकी तशख़ीस मुश्किल अमल है? देखें, ये मुश्किल अमल तो नहीं है, लेकिन इसकी अलामत सबसे ज़्यादा आम हैं, आम फहम है। डॉक्टर की ट्रेनिंग, जो भी न्यूरोलॉजिस्ट बनता है वो अपने पूरी ट्रेनिंग जो 5 साल ट्रेनिंग लेता है उसमें ये देखता है, समझता है, पढ़ता है, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस अपने सीनियर से गेन करता है और फिर उसको देखता है। तो ये इट्स बाय प्रैक्टिस, लेकिन ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, तशख़ीसी तिब्बी तशख़ीसी नुक्ता ना, ये सिर्फ टेस्टों की बुनियाद पे नहीं होगा। मरीज़ से आपको प्रॉपरली हिस्ट्री लेनी होगी, उसकी अलामात लेनी होगी, उसकी चीज़ें पूछनी होंगी, कब नॉर्मल था, क्या होता है, कितनी देर का होता है, कैसे होता है, क्या क्या अलामात साथ होती हैं, किस वक्त के दौरान होता है, किस तरह होता है, ये सब सवालात जो हैं कि क्या क्या फाइंडिंग्स होती है ये मरीज़ से करना इंतहाई ज़रूरी होते हैं। सिर्फ टेस्ट की बुनियाद, जैसे शुगर है, जी बिल्कुल, वो शुगर तो टेस्ट पे उसका आपने HbA1c की है, फास्टिंग ब्लड या तो इसका ऐसा नहीं है 2+2 नहीं आंसर। तो जो लोग हमें देख रहे हैं और अगर उनके फैमिली मेंबर को किसी को इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो उसकी डिटेल हिस्ट्री के साथ मतलब वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने दिमागी अमराज जो न्यूरोलॉजिस्ट है उससे रुजू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मिर्गी के क्या कॉजेटिंग फैक्टर है, क्या वजूहात हैं कि एक इंडिविजुअल नॉर्मल है, एक इंडिविजुअल के अंदर ये चीज़ हो रही है? देखें, बिल्कुल इसकी वजूहात देखें, जो मेजर जो बड़ा चंक है अप टू 60 to 70% वो तो इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक उसकी यानी कॉज एज नहीं होती। कुछ बच्चों को एट द चाइल्डहुड फेब्राइल यानी बुखार तेज होने के नतीजे में सीजर्स हो सकते हैं, और उसके चांसेस जब एज बढ़ती है तो ये चांसेस होते हैं कि भाई ये इस बच्चे को फेब्राइल सीजर शायद कन्वर्ट हो जाए प्रॉपरली एपिलेप्सी में, ये चांसेस होते हैं। नंबर 2 ये कि बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में दिमागी मेनिंजाइटिस है जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, इंसेफ्लाइटिस है जिसको उर्दू में सरसाम कहते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन CNS के यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जिसके नतीजे में पोस्ट क्या कहते हैं इन्फेक्शन सीजर्स हो सकते हैं उन एरिया।
इसके अलावा बाज़ औक़ात फालिज के बाद पोस्ट स्ट्रोक सीजर्स भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात अच्छा कुछ सीजर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फिट्स होते हैं जो यानी जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपरली रिकवरेबल होते हैं। हर देखें, हर सीजर मिर्गी नहीं होती। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि क्या हर दौरे या फिट्स जो हैं वो मिर्गी की निशानदेही करते हैं? नहीं, हर दौरा मिर्गी नहीं होता। देखें, बाज़ औक़ात होता यह है कि जिस्म में नमकियात, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसके अंदर मेजर कंपोनेंट है सोडियम का, उसके अंदर पोटेशियम का कंपोनेंट है। बाज़ औक़ात इनकी यानी नमकियात की कमी ज़्यादती दोनों की वजह से भी सीजर्स फिट्स हो सकते हैं। एक दूसरी बात यह कि जिस्म के अंदर शुगर की जो मिक़दार है उसकी कमी, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात होता यह है कि जस्ट वो एक ही एपिसोड होता है कि दिमाग के ऐसे हिस्से में फ़र्ज़ करें स्ट्रोक हुआ और उसने फौरी तौर पे हेमरेज की और उसने फालिज के साथ साथ सीजर्स भी अटैक कर दिया, लेकिन उसको फिर प्रॉपर्ली फॉलो करना होता है कि वो वाक़तन एपिलेप्टिक फिट्स थे नहीं थे क्या। तो सीजर्स तो हो सकते हैं, हर सीजर एपिलेप्सी नहीं है। और एपिलेप्सी को डायग्नोज करने के लिए कंप्लीट हिस्ट्री पेशेंट से लेना और फिर वो जो उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनका करवाने के इसमें बाद दो चीज़ें, एक दौरे की बुनियाद पर हम एपिलेप्सी डिक्लेयर नहीं करते। कहते ये हैं कि कम से कम यानी 1 से 2 दौरे यानी दौरे हों, एविडेंस बेस हो, जिसके अंदर वो अलामात हों, जिसके अंदर गुमसुम होना या हाथ पांव का अकड़ना या टांगों यानी जो भी हम जिसे कहते हैं ना कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल दिमागी कोई मामला सामने आए, हाथ पांव का अकड़ जाना, झटके खाना, आंखों को ऊपर चले जाना, जैसे मैंने कहा दांतों के नीचे ज़बान आ जाना। अच्छा, इस हर मरीज में सारी अलामत एक साथ नहीं होती, कुछ में होती हैं, वो जनरलाइज कहलाता है, कुछ में एक हिस्से में होती है, कुछ में सिर्फ एक बाजू में होती हैं, कुछ में दोनों बाजू में होती है, कुछ को दोनों हाथों दोनों बाजू में होते हैं, कुछ को सिर्फ चेहरे के सिर्फ गुमसुम हो जाता है। हर एक डिफरेंट, लेकिन इट्स प्योर क्लिनिकल। अगर 1-2 बार हो रहा है तो उसको फिर ईईजी कराते हैं इलेक्ट्रो और दिमाग का बड़ा एक्सरे जिसको एमआरआई कहते हैं वो कराते हैं। इसके अलावा खून के टेस्ट कराते हैं कि कोई मेटाबॉलिकली तो कोई मसला नहीं है, कि मिसाल के तौर पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है, शुगर का मसला तो नहीं है, कोई और चीज़ तो नहीं है ऐसी जो कैल्शियम है, बाकी चीज़ें ये भी जिस्म में एक दौरे झटके का बायस बाज़ औक़ात बन जाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी होती है। अच्छा, एपिलेप्सी की भी कोई टाइप्स हैं या वो क्या है? देखें, इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी जो ILA, उसने एक इसकी मौसर एक क्लासिफाई किया हुआ है, जिसको फोकल सीजर्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी यानी जनरलाइज भी होता है। कुछ क्लासिफाई इस तरह होते हैं जिसके अंदर दिमाग यानी जिस्म का एक हिस्सा सिर्फ इन्वॉल्व होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पूरा जिस्म इन्वॉल्व होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आधा पूरा धड़ इन्वॉल्व होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ गुमसुम हो जाते हैं, मुख्तलिफ अलामात की बुनियाद पर, और कुछ होता है जस्ट एक जर्क होता है बस, मायोक्लोनिक जिसे कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग क्लासीफाई किया जाता है कि आया ये मायोक्लोनिक है, एब्सेंस है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है या जनरलाइज्ड है, या इसके साथ कोई सोमैटिक सेंसरी भी चीज़ यानी कोई ऐसी चीज़ भी है जिसके नतीजे में सिर्फ मोटर सिम्टम नहीं आ रहे बल्कि सेंसरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें बहरहाल टेस्ट से नहीं, क्लिनिकल हिस्ट्री लेने से ही होता है कि मरीज़ में क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं। कुछ लोगों को, हर मरीज़ डिफरेंट मरीज़ है, तो हर मरीज़ की एक डिटेल हिस्ट्री लेना उसके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ठीक हम भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में गलतियां करते हैं, हमें भी चीज़ें सही, लेकिन अगर हम सही मरीज़ से इंटरेक्ट करें, मरीज़ से ठीक मालूमात लें, उसके पूरे और उसके अटेंडेंट से या उसके केयर गिवर्स के पूछें कि भाई इसको दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो प्रॉपर नोट डाउन करें उसके साथ पूरी चीज़, तब जाकर आप एक ठीक तशखीस, क्योंकि ये कोई वन डे गेम नहीं है, बिल्कुल ये नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मरीज़ को इनिशियल उसमें टाइम दें, उससे पूरी हिस्ट्री लें और उसके बाद उसको तरीके से लेबल करके करें, क्योंकि वंस इट लेबल तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लंबा सफ़र होगा। ऐसा नहीं एक दिन दवा दे दी, एक हफ्ता दे दी तो 6 महीने साल दे दी ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं उनके कोई ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं कि रोशनी के ज़्यादा होने से उनको झटके पड़ सकते हैं, या
ये कोई ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं एपिलेप्सी के? सच ट्रिगर्स तो देखें, इसमें ट्रिगर जो है, जिस तरह आप जो बात, इसको मैं यूं मिसाल देके, जैसे माइग्रेन का ट्रिगर होता है, जी, तो जी, जी। इसका एज सच डायरेक्ट ट्रिगर तो नहीं होता, ओके लेकिन इसका सबसे बड़ा ट्रिगर नॉन कंप्लायंस टू द मेडिकेशन है। ओके मतलब आप इसको यूं समझिए, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिजली के 2 तार हैं और वो अनटेप हैं या तार छिल गई है, तो ये चांसेस हैं ना कि उसका स्पार्क होगा। बिल्कुल तो क्या करते हैं हम, यानी इलेक्ट्रीशियन जो, वो क्या करते हैं कि उस तार पे टेपिंग कर देते हैं, बिल्कुल और टेपिंग करने के नतीजे में ये बात होती है ताकि ये स्पार्क को हाथ लग जाए, कुछ हो जाए तो करंट ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह जो जिस जगह दिमाग के खुलियों में स्पार्क हो रहा होता है, ये मेडिकेशन समझ लें उधर टेपिंग कर देती है, ओके और टेपिंग करने के नतीजे में वहाँ स्पार्क होना बंद हो जाता है। ओके ये उन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती हैं, और उन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करने के बाद उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिविटी होती है या इलेक्ट्रिक जो न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, उनको वो रोक देती है। और वो ये दवाएं बुनियादी तौर पे वो टेपिंग का काम कर रही होती हैं, जिसके नतीजे में एक इंसान इसके होते हुए भी बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। अच्छा, तो क्या ये मिर्गी का मुकम्मल इलाज मौजूद है कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है या कुछ अरसा लेने के बाद, कंडीशन बेहतर होने के बाद छोड़ देनी होती है हाँ, दवाएं? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसकी वजह से मरीज़ जो है ना बाज़ औक़ात बहुत सारे मखमसे का शिकार हो जाते बिल्कुल हैं। देखें, नंबर 1, मुझे एक वैसे ही, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द, आप पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, कि कोई ऐसी बीमारी जो परमानेंट हो, जिसकी दवा 1 दिन या 2 दिन ली जाती हो, या 1 साल या 2 साल ली, कोई एक बता दें। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं नहीं है। है। अच्छा, मिर्गी के बारे में फिर ये एप्रीहेंशन होना कि अच्छा सारी उम्र दवा लेंगे या इतने साल लेंगे, तो भाई शुगर में तो ये नहीं एप्रीहेंशन है, ब्लड प्रेशर में तो ये एप्रीहेंशन नहीं है, दमे में तो ये एप्रीहेंशन नहीं बिल्कुल। है, बाकी बीमारियों में तो ये एप्रीहेंशन नहीं है, तो इसमें क्यों है? तो ये तो एक मिथ है, नंबर 1। अब आ जाएं जो क्लिनिकली और जो मुख्तलिफ दुनिया भर में जो तहकीकात हुई हैं, रिसर्चेज हुई हैं, उसके मुताबिक 3 साल तक अगर मिर्गी का डायग्नोज मरीज दवा लेता रहे और किसी किस्म का छोटा सा भी दौरा ना पड़े, तो आहिस्ता आहिस्ता दवा को टैपर किया जाता है, कम किया जाता है। और उस टैपरिंग के दौरान भी अगर कोई दौरा खुदा ना खासा पड़ जाए तो दोबारा उसी डोज पे चले जाया जाता है। और अगर टैपरिंग के दौरान बंद हो जाए और दवा भी कम होते होते बंद हो जाए और उस दौरान कोई दौरा भी नहीं पड़ा और उसके बाद भी नहीं पड़े, तो दवा फिर बंद कर दी जाती है। ये भी लेकिन इसका रेशो कम होता है। अमूमन ये होता है कि जो हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि मेरे ऐसे मरीज भी हैं जो जिनकी हमने टैपरिंग की है, बंद भी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनके दौरा नहीं। मेरे ऐसे मरीज भी हैं जिनकी टैपरिंग के दौरान और उसके बाद उनको दौरा पड़ा, उनको हमने दोबारा स्टार्ट किए। और ऐसी भी लेकिन शर्त यह है कि दवा को अपने मौलिज की हदायत के मुताबिक बर वक्त मिकदार और बर वक्त लेनी चाहिए। यानी उसमें मरीज, हाँ ये हो सकता है भाई नहीं है, आप किसी और डॉक्टर जिससे आपके इत्मीनान, ठीक, लेकिन यू नीड टू टेक रेगुलर मेडिकेशन ऑन टाइम, क्योंकि अदरवाइज वो फिर आप इलाज प्रॉपर नहीं करेंगे, आधा पौना इलाज करके आप ये कहेंगे यार दवा छूट जाए, नहीं छूटेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही प्रैक्टिस है कि तबीयत बेहतर हुई तो हम दवाएं छोड़ देते हैं, और ये बहुत बड़ा इसके साथ, क्योंकि बज़ाहिर देखें होता क्या, नज़ला नहीं होता, जुकाम नहीं होता, बुखार नहीं होता, जिस्म में दर्द नहीं होता, कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, तो कहते हैं क्या लेना था, सही तो हो गए, सही हो गए, लेकिन वो सही नहीं होते। बिल्कुल। तो जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं और अगर वो उनके घर में कोई इस बीमारी का शिकार है, तो काइंडली खुदारा जब तक उनका मौलिज दवाएं को कम ना करे, टेपर ऑफ ना करे, या वो खुद ना कहे कि अब दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो दवाओं को ना छोड़िए, क्योंकि ये फिर इसके सीजर्स या आपके जो फिट्स पड़ सकते हैं या और कंडीशन बदतरीन की तरफ जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये सीजर्स का, जैसे आपने कहा कि सेकंड्स का भी दौरानिया हो सकता है, और मैक्सिमम कितना होता है? अच्छा, ये भी एक अहम, इसको भी ज़रा थोड़ा तफसील से बात कर लेते हैं। देखें, बिल्कुल सेकंड्स भी होता है, और अगर खुदा ना खास्ता दवा मरीज नहीं ले रहा, प्रॉपर तवज्जो और टाइम पे चीज़ें नहीं कर रहा, तो वो दौरानिया कमो बेश सेकंड से मिनटों में और मिनटों से थोड़ा और भी बढ़ जाता है। अच्छा। और वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। अच्छा। उसको न्यूरोलॉजी में हम अपनी ज़बान में स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। अगर कंटिन्यूस 3 से 4, अब आप ज़रा समझिए, अगर कंटिन्यूस सीजर्स पड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्रेन्स के सेल बिल आखिर डैमेज हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।
अब आप देखें कि ब्रेन में करोड़ हाँ खुलियाँ हैं और सेकंड्स में ही उसकी वो खराबी हो रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म फिट्स पढ़ते रहेंगे तो नतीजा क्या होगा? उसमें ब्रेन की उस हिस्से की तो इफेक्टिवनेस तकरीबन खत्म होने की तरह। तो एक ना दवा बर वक्त देखें, ये चांसेस भी बाद औक़ात होते हैं, बहुत सारे मरीजों में होते हैं, 10 to 20% में सैयद आदो मशहूर कि आप दवा दे रहे हैं, मरीज वक्त पे ले रहे हैं, फिर भी दौरे पड़ सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि 100% मरीजों में दवा दें और फिर रुक जाएं, ये लाजमी नहीं है। 100% कोई चीज़ नहीं होती तिब के अंदर, ठीक है। लिहाजा दवा वक्त पे देना ये अपनी जगह ज़रूरी अमर है और 100% फिट्स रुकना ये ज़रूरी अमर नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर अनकंट्रोल फिट्स होंगे और चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी तो दिमाग को डैमेज पहुंचेगा, जो बिल आखिर अगर नहीं फिट्स तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। क्योंकि वो फिर देखें, फ़र्ज़ करें सांस का हिस्से में जो दिमाग कंट्रोल करता है और वहाँ फिट्स शुरू हो गए तो कहाँ असरात कहाँ मुरतब होंगे? बिल्कुल, सांस नहीं लेना बंद हो जाएगी, उसके असरात उसके, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह और होश के लेवल जहाँ कंट्रोल होता है या उसका होता है वहाँ अगर शुरू होगा तो क्या होगा? होश का लेवल डैमेज होगा। तो यानी कि ये जानलेवा मतलब जी बिल्कुल, अगर इसको ठीक तवज्जो के साथ एड्रेस नहीं किया जाता तो ये एक जानलेवा भी, जिसको स्टेटस में चला जाता है मरीज तो बेहोश हो जाता है, फिर उसको एक पूरा आईसीयू में और एक लंबा वो सफ़र है। तो इसलिए इसमें इंतहाई एहतियात करनी चाहिए कि दवाओं को मौलिज की हदायत के मुताबिक, मिकदार के मुताबिक बर वक्त लेनी चाहिए। सीजर्स या फिट्स जब पढ़ते हैं, अब जो कोई सामने खड़ा है तो क्या फर्स्ट एड मेजर्स पेशेंट को देनी चाहिए? बहुत अहम सवाल है ये। देखें, एक इसमें तोहमात है कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जूता सुखा देते हैं। हाँ, बिल्कुल ये कहा जाता है। देखें, पहली बात तो ये है कि जिस जगह मरीज को दौरा झटका वो जगह थोड़ी सी आप स्पेशियस करें, सब घुस जाते हैं, घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, उसको करवट दे के लिटा दें। ओके, जूता देखें, अगर वो दौरा है तो वो सेकंड्स का होगा ख़त्म हो जाएगा, मिनट का होगा ख़त्म हो जाएगा, और अगर खुदा ना खासा पड़ रहा है तो आप फौरी तौर पे इमरजेंसी लेके जाएं। जूता सुंगाने, देखें ये एक मिथ है क्योंकि वो तो अपने नेचुरल टाइम लेके ख़त्म हो ही जाना है। अब जूता सुखाओ या कुछ और सुखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो कहने का मकसद ये है कि पहली बात है कि उसको स्पेस दें ताकि उसकी सांस, यानी उसको वैसे ही आप उसको सफिकेट कर देंगे तो उसने ना भी कुछ होना हो तो उसको हो जाएगा। दूसरी बात, उसको करवट, एक टांग की सा करके करवट दे के लिटा दें और उसका यानी उसकी स्पेस। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि फर्स्ट एड के तौर पे जो हम अपने कहते हैं उसकी एयरवे बहाल होनी चाहिए बर्स्ट से, और अगर फिर मुस्तकिल पड़े तो थ्रू एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे उसको बंद करा जिस्म को, उसको हवा, यानी खामा खा एक मरीज़ को एक झमकटे की सूरत में जो अमूमन हमारे माशरे, वो उसके नतीजे में तो जो चीज़ नहीं भी होनी है तो वो भी हो जाती है। अच्छा, कहते हैं मुंह में चमचा रख देना चाहिए ताकि वो ज़बान या वो दांतों से वो ना कट जाए। तो देखें, जो उसकी फिट्स की क्लिंचिंग है वो तो हो गई, फिट्स ख़त्म होगा, क्लिंचिंग ख़त्म होगी, चम्मच के छोड़ के आप कुछ भी दे दें उसने तो, क्योंकि ये हम लोगों के बड़ी मिथ सुनने ये सब मिथ है। हाँ बिल्कुल, इसको बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को आज हमने क्लियर करने के लिए आपको ये तोहमात हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो सीजर्स होते हैं और मिर्गी के अटैक के दौरान जो अमूमन पेशेंट आप तक आता होगा, पहुंचता होगा, तो क्या क्या इंजरीज कॉमन हो जाती हैं तब तक जब तक वो पेशेंट वहां तक पहुंचता है? सर में कोई फ्रैक्चर होने के या इस तरह? देखें, हम अमूमन ये मरीज़ को हदायत करते हैं कि जो मिर्गी का मरीज़ हो, एक तो वो ड्राइविंग जो होती है ना, जी, ये मेरा सवाल था। हाँ, तो उस पे देखें दो तीन चीज़ें ही आपकी यानी बड़ी इंजरीज के बाइस बनेंगी। या तो ड्राइविंग, बाइक चलाएगा, गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट करेगा, या बड़ी गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट करेगा, या कोई मशीन में जाएगा, खुदा ना का दौरा पड़ा, मशीन पे गिर गया, वैसे यानी दौरे की वजह से नहीं, उस मशीन पे गिरने की वजह से चोट पड़ गई, या दीगर चीज़ें हो गई। मेरा कहने का मकसद ये है कि मिर्गी के मरीज़ों को ऐसी चीज़ों से इज्तनाब, परहेज़ मुकम्मल तौर पे वो करना चाहिए जिसके नतीजे में उसको चोट या उसके यानी गिरने के नतीजे में नई बड़ी इंजरी होने का ख़तरा हो। मशीन है, मतलब ऐसे प्रोफेशंस को ना अपनाएं जिसमें मशीन का काम है, ड्राइविंग है बहुत ज़्यादा, या इवन किचन में ये जो शेफ्स या इस तरह बड़ी मशीन्स के साथ काम कर रहे हैं या इस तरह, तो उससे अवॉइड करें। ओके। अच्छा, क्या ये जेनेटिक बीमारी मौरूसी के माँ बाप से बच्चों में चली जाएगी?
क्योंकि हमारे इसके यहाँ इन chances चीज़ों हैं। को बड़ा वो करा जाता है इसके ना। चांसेस होते हैं अच्छा, जी, लेकिन बहुत बड़ा इसका परसेंटेज नहीं है, बहुत छोटी परसेंटेज है, बट जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते तो हैं। ये फैमिली हिस्ट्री में रन जी जी, बात करती है। होती है। ओके, अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब ये लेकिन बीमारी ये लाजमी नहीं है कि हाँ, हो, मतलब लेकिन लेकिन फैक्ट है हाँ कि ये बिल्कुल। चीज़ जा सकती है। तो इसको रोकने का कोई वो तरीक़ेकार नहीं है कि अगर पेरेंट को ये बीमारी थी और उसने इलाज करा लिया और वो ठीक भी हो गया और उसकी दवाएँ भी बंद हो गई, तो मेजॉरिटी बच्चों में तो नहीं हो पाते, यानी ऐसा नहीं होता कि ये हर फैमिली में चली आ रही हो, ऐसा तो ओके, बहुत कम होता है। ओके, लेकिन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि जेनेटिक हाँ, फैक्टर्स नहीं होंगे, ओके, लेकिन मेजॉरिटी नहीं होते, ये ज़रूर कह सकते ये है। अच्छा, अमूमन किस उम्र में ये बीमारी स्टार्ट होती हैं। ये है? तो चाइल्डहुड से भी हो सकती है, न्यूनेट्स में भी हो सकती है, ओके, और 60 साल में तो स्ट्रोक। ज़रूरी नहीं है कि ये उम्र की कैद नहीं अगर है, बचपन में नहीं हुई तो बड़े होके नहीं ये एक होगी, उम्र ये की कभी कैद भी नहीं हो सकती है। हो सकती है। ओके, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि फालिज तो अमूमन वैसे तो बच्चों में भी अब होता है और नौजवानी में भी होता है, लेकिन फालिज होता है तो पोस्ट स्ट्रोक सीजर्स तो होते हैं ना, या बिल्कुल। खुदा ना खासा कोई ट्रॉमा हो गया किसी भी उम्र में तो पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर्स बाद वक़ात होते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो CNS इन्फेक्शन बाद में हो गया उसके नतीजे में बाद में होता बाद है। में हो सकता तो कहने का मकसद ये है कि इट कैन हैपन है। एट एनी स्टेज ऑफ द ओके, लाइफ। अच्छा, तो क्या मिर्गी का मरीज वैसे अगर वो दवाओं का इस्तेमाल ले रहा है तो वो एक मामूल की ज़िंदगी बिल्कुल गुजार गुजार सकता है सकता है। या उसे कुछ अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करने नहीं की ज़रूरत बिल्कुल है? गुजार मामूल की ज़िंदगी गुजार सकता है उन एहतियातों के साथ जो मैंने आपसे पहले बयान किए। ओके, अच्छा, तो क्या वो पेशेंट कभी भी ड्राइव नहीं कर सकता, चाहे वो नहीं, दवाएं मतलब ले रहा हो या इस देखें तरह? ड्राइव एक एहतियात के ज़ुमरे में तो एक महदूद, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि भाई फिट्स कंट्रोल्ड हैं, चीज़ें बेहतर हैं, तो वैसे तो वो अपनी रूटीन लाइफ अपनी गाड़ी हाँ, वो तो कर सकता है। लेकिन प्रोफेशनली जैसे हाँ, बस बस चलाना या चलाना इस ये तरह वो बड़ा जिसमें बहुत सारे स्टेक हो तो वहाँ बिल्कुल भी। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मिर्गी की मैनेजमेंट में ग़िज़ा का कोई किरदार है कि डाइट में मॉडिफिकेशन कराई जाती है ऐसे एक हद पेशेंट्स तक की? है, कीटोजेनिक डाइट जो होती है उसका रोल है। वो दी जाती हैं ऐसे दी दी पेशेंट्स के बिल्कुल, अंदर कि उसका फैट रोल। बेस्ड जी उनको जी दिया जी जाता जी है और बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट्स जी, वगैरह कम कर कीटोजेनिक दिए डाइट जाते हैं, जिसको कहते कीटोजेनिक डाइट जिसको कहते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, जो जैसे आपने पहले भी बताया कि मिर्गी के मरीज़ को कुछ करियर ऑप्ट्स नहीं करने चाहिए, जैसे हमने देखा कि भाई ड्राइविंग का ना करें, जैसे एज अ पायलट ना प्रोफेशनल करें, पायलट ना बने, या अगर हैवी ड्राइव, हैवी व्हीकल हाँ, नहीं, या ऐसी मशीनरी वाली हैवी मशीनरी नहीं। प्रोफेशंस में ना जाएं, या इवन कलनरी या इस साइड के ऊपर भी जी दे जी, शुड अवॉइड के भाई उनको इंजरी हो सकती है। इसके अलावा और कौन से, मतलब जैसे अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग या हाँ इस साइड पे जाना चाहता है तो क्या ये जो स्क्रीन हम देख रहे होते हैं या इस तरह, इससे भी नहीं, इससे अफेक्ट अमूमन तो होते नहीं हैं? इफेक्ट होता, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। लेकिन जाहिर से स्क्रीन की जो अपनी प्रिकॉशंस हैं जो एक हर आदमी को करनी चाहिए वो तो उसको भी करनी चाहिए। तो ओके, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम या बहुत ज़्यादा हाँ वो हाँ, चीज़ या उसके ऊपर शील्ड या वो है, अदरवाइज वो प्रोवोकिंग फैक्टर तो प्रोवोकिंग फैक्टर नहीं एज है। सच नहीं होता। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में हम थोड़ी सी जो मिथ्स और वो जो हमारी सोसाइटी में मानी जाती हैं, एपिलेप्सी के दौरे पड़ रहे होते हैं और कहते हैं इस पे जिन चढ़ गया या इस बच्ची की शादी कर दो तो ये सब सही हो जाएगा, तो क्या ये चीज़ें सही देखें हैं? आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से जो हम हमेशा आगाही के लिए जी बात जी, करते हैं अपने फोरम्स में भी बिल्कुल, और अदर पब्लिक अवेयरनेस सेशंस में भी, ये दो तीन बातें बहुत अहम हैं। ये हमारी सोसाइटी को इस पे बहैसियत मजमूई तवज्जो देनी चाहिए। वो क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि मिर्गी एक काबिल इलाज मर्ज़ है। हम्म, ये खुदा न खास्ता ऐसा मर्ज़ नहीं है जो मोरसी हो बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा आसेब ज़्यादा जो कहा जाता है, या जिन है या कुछ जादू है या कोई टोना है या इसको ये कर दें ना, ये नहीं। देखें, मैं सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ तो लिहाजा मैं किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये एक दिमागी आर्ज़ा है और इसको जिस तरह बाकी बीमारियों को तरीक़े के साथ एक मोहल्ले से इलाज कराया जाता है, इस तरह भी इसको इलाज कराया जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ख़वातीन और जो मर्द जिनको ये मर्ज़ लायक है, देखिए उनकी शादियाँ बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे माशरे के अंदर ये एक बहुत ख़तरनाक बात है कि भाई ये कि भाई उसकी शादी नहीं हो जाएगी तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसके फिट्स कंट्रोल, और इसके लिए आप अपने मौलवी से पूछ लें, अपने दीनी एस्पेक्ट को अपने उलमाए कराम से पूछ लें, तिब्बी नुक्ता नज़र को अपने मौलवी न्यूरोलॉजिस्ट से पूछ लें, चीज़ों को पूछ के करें ना
किसी की बेटी या किसी की बेटे के हवाले से इस तरह से करना, तो उसको थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर भी रख के सोचे बिल्कुल, तो ये हो हमारे यहाँ तो सकता है। स्टिग्मेटाइज कर दिया हाँ, तो जाता ये है। स्टिग्मेटाइज करना बहुत ही यानी गलत बात है। इस तरह से मतलब आप माशरे के अंदर एक गैर ज़रूरी कदगन लगा रहे हैं। बिल्कुल, और स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से लोग इलाज की तरफ भी नहीं जाते जी, कि लोगों को और पता उसको लगेगा। छुपाना भी नहीं चाहिए। हाँ। देखें, नेवर हाइड द, यानी एपिलेप्सी के हवाले से तो ये छुपाने की नौयत है कि कहीं ये बिल्कुल एक ज़्यादती है मरीज के साथ, इस जुल्म है। आगाही का प्रोग्राम करने का मकसद ही है हाँ, कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे कि कोई ये ऐसी बीमारी नहीं है कि नहीं, जो नहीं, छूत बिल्कुल की नहीं। बीमारी हो कत्तन या नहीं इस है, तरह हो, कत्तन नहीं है। इसका इलाज मौजूद है। और और आपको एक बात बताओ, दुनिया में जो अवेलेबल जदीद दवाएं हैं वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। जो दुनिया में अवेलेबल जदीद इलाज है वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो कहने का मकसद ये है कि इलाज मुयस्सर है, इसके माहिरीन मुयस्सर हैं, इसके हवाले से तहकीकात पूरे मुल्क में। देखें, पाकिस्तान में इसकी प्रोफेसर हसन अजीज़ साहब जो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने पाकिस्तान में आज से 15-20 साल पहले एक बहुत बड़ी स्टडी की थी, जिसके बाद ये सामने आई कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन को मिर्गी का, ये दही इलाके में ज़्यादा है, बच्चों में ज़्यादा होती है, बड़ों में थोड़ी कम होती है। कहने का मकसद ये है कि इसके ऊपर तोहमात मिथ बहुत हैं, और इसको बहुत ही बड़े पैमाने पे आप जिस प्रोग्राम आगाही फैला के इसकी मिथ को, इसके स्टिग्मा को ख़त्म करना चाहिए कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है। अपने मौले से रुजू कीजिए, बर वक्त दवा लीजिए, अपनी ठीक दुरुस्त तशख़ीस कराइए और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। डॉक्टर साहब, आप जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस एपिलेप्सी के बारे में, या कि कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग जा सकें, अगर आपकी नॉलेज में है, कि ट्रीटमेंट के लिए, कि भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते या इतना महंगा इलाज है, तो उस हिसाब से? बिल्कुल, देखें, एक बात तो ये है कि जो इसके दो हिस्से कर लेते हैं। एक वो है जो लोगों के लिए आगाही ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि भाई ये काबिल इलाज है। बिल्कुल। गवर्नमेंट के हवाले से हमारी ये बिल्कुल एक अपील भी है, अपने हमारे पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की तरफ से भी, और बाकी जो दिमाग के जो फोरम्स हैं उनकी तरफ से भी, कि अद्वियात की जो कीमत है, जो एक तरह से लाइफ सेविंग के ज़ुमरे में आती है, बिल्कुल, इसकी कीमत को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसी तरह एपिलेप्सी का भी मामला है। तो बहुत सारे लोग तो बहुत, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा मैटर है इसमें। जी बिल्कुल। तो हमारा एक अपील तो ये है कि इनकी अद्वियात जो एपिलेप्सी से कॉन्टेक्स्ट में हैं, इनको कीमत को कहीं कैप लगा के कंट्रोल कर देना चाहिए हुकूमती सतह पर, ताकि इस पे कोई गैर ज़रूरी मुनाफाखोरी या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हम अद्वियात कंपनी को भी ये अपील करते हैं कि वो इस मामले में गौर करें, क्योंकि ये बहरहाल एक सोसाइटी के हवाले से एक कंट्रीब्यूशन भी होता है। दूसरा ये कि आपने कहा कि गवर्नमेंट, देखें, इस वक्त जिना हॉस्पिटल के साथ एक नेशनल एपिलेप्सी सेंटर है, जो एक तरह से रफ़ाई इदारा है जो ये सर्विसेज फराहम कर रहा है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ है नेशनल एपिलेप्सी में। ये कौमी एक तरह से मरकज़ है। इसके अलावा जितने भी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हैं पूरे पाकिस्तान में, वो सब के सब हम खुद, मैं न्यूरोलॉजी अवेयरनेस एंड रिसर्च फाउंडेशन के तहत हमने एक ब्रेन एंड हार्ट क्लिनिक बनाया, जहाँ हम न्यूरोलॉजी की फ्री सर्विस प्रोग्राम कर रहे हैं गुलिस्तान जौहर के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि हम खुद भी, और भी बहुत लोग हैं, इंटीरियर सिंध के अंदर प्रोफेसर आलम इब्राहिम साहब हैं जो ये काम करते हैं रोज़ ट्रस्ट के साथ, वो भी एक वेलफेयर, इस तरह बहुत लोग कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वेलफेयर के काम भी हो रहे हैं। डॉक्टर फौजिया हैं, वो एपिलेप्सी फाउंडेशन के तहत काम करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आगाही की मुहिम भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं। हर साल फरवरी के जो सेकंड मंडे को होता है आलमी यौम मिर्गी, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। इस साल हर साल 21 जुलाई को आलमी यौम दिमाग मनाया जाता है। इस दफ़ा प्रिवेंटिव मेजर्स था, तो एपिलेप्सी के अंदर भी प्रिवेंशन की जा सकती है। जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया हो जाते हैं, जिनको ऑक्सीजनेशन की कमी होती है, डिलीवरी के दौरान इंजरीज हो जाती है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एपिलेप्सी की या दिमागी आर्जे की, तो उसमें एहतियात करनी चाहिए। यानी एक ओवरऑल आगाही की पूरी एक जद्दोजहद करने की और पूरी कोशिश करने के लिए, ताकि एक सेहतमंद माशरे का क़याम लाया जा सके, ये ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस नोबेल कॉज में शामिल होने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें।
और हमारी मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।